नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर डीप डाइव में। आज की वीडियो में हम आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर जानेंगे जो यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जी, और सभी छात्रों का इस चर्चा में स्वागत है। आज के इस खास डीप डाइव में हम 4 मार्च 2026 के जो ऐतिहासिक, आर्थिक और राष्ट्रीय घटनाक्रम हैं, उन पर गहराई से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। मतलब हमारा प्रयास यही है कि आज के दिन से जुड़े हर तथ्य को, हर पहलू को अच्छे से डिकोड किया जाए ताकि परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को मदद मिले। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में केवल तथ्यों को रटना ही काफी नहीं होता है। सही बात है। असली तैयारी तब होती है जब हम किसी भी घटना या समझौते के पीछे के क्यों और कैसे को समझते हैं, उसका पूरा संदर्भ जानते हैं। हाँ, मतलब बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। जी, आज हमारे पास जो भी स्रोत हैं, उन्हें हम क्रमानुसार डिकोड करेंगे ताकि आप सभी को हर विषय का विश्लेषणात्मक महत्व समझ आ सके। तो चलिए दोस्तों, चर्चा की शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण दिवसों से, यानी इम्पोर्टेंट डेज से। 4 मार्च का दिन भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस या नेशनल सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाता है। जी बिल्कुल। और हमारे स्रोतों के अनुसार इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1972 में नेशनल सेफ्टी काउंसिल यानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा की गई थी। 1972 का वो समय, मतलब अगर हम विश्लेषण करें तो भारत में औद्योगिक विस्तार का दौर था। हाँ, और इसके मुख्य उद्देश्यों को समझना परीक्षा के लिए बहुत अहम है। पहला और सबसे प्रमुख उद्देश्य है औद्योगिक दुर्घटनाओं को रोकना। क्योंकि उद्योग तो अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। बिल्कुल, और वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। इसका दूसरा उद्देश्य है कार्यस्थल पर सुरक्षा जागरूकता बढ़ाना। जी। और तीसरा, जो बहुत ही ध्यान देने योग्य है, वो है कर्मचारियों और हमारे सुरक्षा बलों के योगदान का सम्मान करना। इसी से जुड़ा एक और परीक्षा तथ्य मैं छात्रों को बता दूं। 4 से 10 मार्च तक राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह भी मनाया जाता है। जी, तो ये केवल एक दिन तक सीमित नहीं है? बिल्कुल नहीं। और अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो 4 मार्च को ही विश्व मोटापा दिवस या वर्ल्ड ओबेसिटी डे भी मनाया जाता है। इसका लक्ष्य है मोटापे से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाना। देखिए, स्वास्थ्य के नजरिए से मोटापा एक बहुत गंभीर मुद्दा है। स्रोतों में इससे जुड़ी प्रमुख बीमारियों का स्पष्ट उल्लेख है। जैसे कि हृदय रोग। हाँ, हृदय रोग, टाइप 2 डायबिटीज, उच्च रक्तचाप और स्ट्रोक, ये सभी बीमारियां मोटापे से सीधे जुड़ी हैं। जो एक बड़ा स्वास्थ्य संकट है। बिल्कुल। इसीलिए इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है लोगों को स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार और शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करना। सही कहा। शारीरिक गतिविधि और फिटनेस से ही मुझे याद आया, चलिए अब हम इतिहास के पन्नों में चलते हैं। जी बिल्कुल। खेलों की दुनिया का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है आज। 4 मार्च 1951 नई दिल्ली में पहले एशियाई खेलों का उद्घाटन हुआ था। आजाद भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हाँ बिल्कुल। उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था और आयोजन स्थल था नेशनल स्टेडियम, जिसे अब हम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहते हैं। और इसमें 11 देशों ने भाग लिया था। जी। ये एशिया का पहला बहुखेल अंतर्राष्ट्रीय आयोजन था। मतलब कूटनीतिक रूप से देखें तो इतने सारे एशियाई देशों को एक मंच पर लाना भारत की एक बड़ी सफलता थी। सही बात है। और खेलों से अगर हम रक्षा क्षेत्र की ओर बढ़ें तो ठीक 10 साल बाद 4 मार्च 1961 को एक और ऐतिहासिक घटना हुई। जी, आईएनएस विक्रांत। बिल्कुल। भारत का पहला विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था। रक्षा परीक्षाओं के उम्मीदवारों के लिए इसका विशेष महत्व है। एक विमान वाहक पोत किसी भी देश की समुद्री शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक होता है। हाँ, समुद्र में एक चलता फिरता एयरबेस। बिल्कुल। और 1971 के भारत पाक युद्ध में इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। इसने रणनीतिक दबाव बनाया था। जी, पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर इसने जो रणनीतिक दबाव बनाया, उससे युद्ध की पूरी दिशा ही बदल गई। ये दिखाता है कि हमारी नौसेना की पहुंच कितनी मजबूत थी। क्या बात है। इतिहास के इन पन्नों में कूटनीति का एक और बड़ा दिन दर्ज है। 4 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता। हाँ जी, महात्मा गांधी और ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच जो वार्ता चल रही थी वो 4 मार्च को अंतिम चरण में पहुंची थी। हालांकि आधिकारिक हस्ताक्षर 5 मार्च 1931 को हुए थे। इस समझौते के परिणामों की व्याख्या करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल।
इसका सबसे बड़ा परिणाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन का अस्थायी रूप से समाप्त होना। और दूसरा अहम परिणाम था राजनीतिक कैदियों की रिहाई पर सहमति बनना। ये भारतीय नेतृत्व की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। सही बात है। तो दोस्तों, इतिहास के इन कूटनीतिक और रणनीतिक घटनाक्रमों से अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्तमान की, यानी खेल, अर्थव्यवस्था और राज्य प्रगति की। स्पोर्ट्स, इकोनॉमी एंड स्टेट्स। जी। तो पहली ताजा खबर खेल जगत से है। मुंबई के युवा खिलाड़ी आरव डेंगला भारत के 93वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ये बहुत ही शानदार खबर है। और अगर हम सोचें कि ये क्यों महत्वपूर्ण है, हाँ बिल्कुल, तो ये दर्शाता है कि भारत विश्व शतरंज शक्ति के रूप में तेजी से उभर रहा है। खेल से जुड़े प्रश्नों के लिए ये एक बहुत अहम तथ्य है। शतरंज की इस बौद्धिक उपलब्धि से अब हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र पर आते हैं। भारत और जापान ने अपने बाइलैटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट को नवीनीकृत किया है। ये एक बहुत ही रणनीतिक आर्थिक कदम है। हाँ, और ये लगभग 75 अरब डॉलर तक की वित्तीय सहायता व्यवस्था प्रदान करता है। इसे सरल भाषा में समझें तो इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला है वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, दूसरा विदेशी मुद्रा संकट की स्थिति में सहायता करना, मतलब अगर कभी अचानक कोई आर्थिक झटका लगता है तो ये स्वैप समझौता एक सुरक्षा कवच का काम करेगा। बिल्कुल। और तीसरा उद्देश्य है दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे समझौते तो हो ही रहे हैं, लेकिन राज्यों के स्तर पर भी काफी प्रगति दिख रही है। हमारे पास एक बहुत ही चौंकाने वाला डेटा है। जी बताएं। दिसंबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार नागालैंड ने भारत में सबसे अधिक 37% जीएसटी वृद्धि दर्ज की है। 37%? ये सच में एक बहुत बड़ा आर्थिक उछाल है। पूर्वोत्तर के राज्य के लिए ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और इसके कारणों का विश्लेषण करना जरूरी है। पहला कारण है कर संग्रह प्रणाली में सुधार, दूसरा है डिजिटल भुगतान में हुई भारी वृद्धि, और तीसरा सबसे बड़ा कारण है व्यापारिक गतिविधियों में विस्तार। इन तीनों की वजह से ये रिकॉर्ड वृद्धि संभव हो पाई है। बिल्कुल सही। और डिजिटल भुगतान या डिजिटाइजेशन की जो हम बात कर रहे हैं, वो सिर्फ अर्थव्यवस्था में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय पहल और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में भी दिख रही है। नेशनल इनिशिएटिव्स एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। जी, शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी एक अहम खबर है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा ओडिशा के भुवनेश्वर में यूडीसे प्लस राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। यूडीसे प्लस पर परीक्षा में अक्सर सवाल बनते हैं। हाँ दोस्तों, इसका पूर्ण रूप याद रखिएगा, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। इस प्लेटफॉर्म के उद्देश्यों पर भी प्रकाश डालना जरूरी है। इसका सबसे बड़ा काम है स्कूल शिक्षा डेटा का डिजिटल संग्रह करना। मतलब सारा डेटा एक जगह। जी, स्कूलों की स्थिति, शिक्षकों की जानकारी, सब कुछ डिजिटल रूप में। और इसका अंतिम लक्ष्य है शिक्षा नीति निर्माण में सहायता करना। जब सटीक डेटा होगा तभी तो नीतियां सही बनेंगी। सही कहा, सटीक नीतियां और सटीक समझौते। आज की हमारी अंतिम खबर भी ऐसे ही एक समझौते से है। भारत और कनाडा के बीच 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समझौते हुए हैं। जी, ये क्षेत्र हैं महत्वपूर्ण खनिज यानी क्रिटिकल मिनरल्स, नवीकरणीय ऊर्जा और सांस्कृतिक सहयोग। देखिए, आने वाला समय स्वच्छ ऊर्जा का है। ऐसे में क्रिटिकल मिनरल्स पर हुआ ये समझौता बहुत मायने रखता है। ये हरित ऊर्जा और तकनीकी सहयोग को बड़े स्तर पर बढ़ावा देगा। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए ये एक मील का पत्थर है। चलिए, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की इस व्यापक तस्वीर के बाद अब बात करते हैं तकनीक और समाज के जुड़ाव की। स्लाइड 11 की तरफ बढ़ते हैं। ई गवर्नेंस का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है यहाँ। हाँ, महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया पहला इंटीग्रेटेड दिव्यांग सहायक पोर्टल। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो है एआई का इस्तेमाल। बिल्कुल, ये पोर्टल पूरी तरह से एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। इसकी कई विशेषताएं स्लाइड में दी गई हैं, जैसे ऑनलाइन शिकायत निवारण, डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एकीकरण और सरकारी योजनाओं तक आसान पहुंच। अब कोई पूछ सकता है कि एक सामान्य वेबसाइट और इस एआई पोर्टल में फर्क क्या है? हाँ, मतलब क्या ये सिर्फ नाम का एआई है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये ई गवर्नेंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। एआई तकनीक सरकारी सुविधाओं को सुलभ बना रही है, जैसे कि ये पोर्टल वॉइस कमांड समझ सकता है या शिकायतों को खुद सही विभाग तक पहुंचा सकता है। और वो जो डीबीटी एकीकरण है, उससे तो सीधे बैंक खाते में पैसे जाएंगे, बीच का भ्रष्टाचार खत्म। बिल्कुल, तकनीक का असली फायदा वही है जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। चलिए, अब स्लाइड 12 पर आते हैं। तकनीक की दुनिया से निकलकर प्रकृति के रहस्यों की बात करते हैं। असम से एक बहुत ही रोचक खोज सामने आई है। हाँ, असम में एक नई मछली की प्रजाति खोजी गई है। इसका नाम है
गिच्चाक नाकाना, यानी गिच्चाक नाकाना। इसे ब्लाइंड केव फिश कहा जा रहा है। ब्लाइंड केव फिश नाम से ही काफी कुछ स्पष्ट हो रहा है। इसकी विशेषताएं वाकई हैरान करने वाली हैं। इसकी आंखें विकसित नहीं हैं और ये पूरी तरह से भूमिगत जल स्रोतों में निवास करती है। अब अगर हम जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी के दृष्टिकोण से देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यही पूछने वाला था कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है? आंखें क्यों नहीं हैं? क्योंकि ये भूमिगत रहती है, अंधेरी गुफाओं में जहां प्रकाश होता ही नहीं, तो विकास या एवोल्यूशन के क्रम में इसकी आंखों की जरूरत ही खत्म हो गई। प्रकृति भी कमाल की है, जिस चीज की जरूरत नहीं उस पर ऊर्जा खर्च करना बंद कर देती है। बिल्कुल। और उम्मीदवारों को ये नाम गिच्चाक नाकाना और राज्य असम अच्छे से याद रखना चाहिए। सही कहा। अब हम अपनी अगली स्लाइड यानी स्लाइड 13 की ओर चलते हैं। वैश्विक नेतृत्व की बात करते हैं। को विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। WEF की ये नियुक्ति बहुत अहम है। और यहाँ केवल नाम याद रखना काफी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। इस तथ्य के साथ साथ WEF का मुख्यालय भी याद कर लेना चाहिए, जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़े सवालों के लिए ये बहुत अहम है। WEF वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं और नीतियों को दिशा देता है। और विश्व मंच से ही जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर है स्लाइड 14 पर। भविष्य के दूरसंचार को लेकर स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित विश्व का सबसे बड़ा दूरसंचार सम्मेलन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026, जिसे MWC भी कहते हैं। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया और इसकी थीम बड़ी दिलचस्प थी, द IQ एरा। द IQ एरा, इसके मायने बहुत गहरे हैं। हाँ, मतलब अब तक तो हम सिर्फ स्पीड की बात करते थे। ये IQ एरा क्या है? देखिए, इसका मतलब है कि भविष्य का दूरसंचार अब सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं रहा, अब नेटवर्क खुद सोच सकता है। मशीनें खुद फैसले लेंगे। हाँ, AI के जरिए नेटवर्क खुद अपनी खराबी पहचान कर उसे ठीक कर सकते हैं। यही है द IQ एरा। ये तो बहुत ही एडवांस तकनीक है, लेकिन जहां तकनीक है वहां सुरक्षा की चुनौतियां भी हैं, जो हमें स्लाइड 15 की ओर ले जाती है। बिल्कुल। तेलंगाना पुलिस का एक बहुत बड़ा अभियान ऑपरेशन क्रैकडाउन, ये साइबर अपराध के खिलाफ है। जी, इसका मुख्य लक्ष्य है साइबर अपराध और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी को समाप्त करना। इसमें खासतौर पर फर्जी बैंक खाते और साइबर ठगी के नेटवर्क को निशाना बनाया जा रहा है। ये राज्यव्यापी अभियान बहुत अहम है, क्योंकि आज के डिजिटल युग में वित्तीय सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। वो जो फर्जी बैंक खाते होते हैं, जिन्हें म्यूल अकाउंट्स भी कहते हैं, पुलिस सीधे उस नेटवर्क की जड़ पे वार कर रही है, तोला की, जहां जमीनी हकीकत को डिजिटल किया जा रहा है। असम का मिशन वसुंधरा 3.0। हाँ, मिशन वसुंधरा 3.0। इसका उद्देश्य भूमिहीन एवं आदिवासी परिवारों को भूमि अधिकार देना है। इसके मुख्य उद्देश्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। डिजिटल भूमि रिकॉर्ड तैयार करना और पट्टा वितरण। बिल्कुल। भारत में जमीन के विवाद बहुत पुराने हैं। इस मिशन के जरिए प्रशासनिक पारदर्शिता आ रही है। जब कागजात डिजिटल होंगे तो भ्रष्टाचार कम होगा और वो लोग उस जमीन पर लोन भी ले सकेंगे। जी, ये एक बहुत ही जरूरी कदम है। प्रशासन से अब बुनियादी ढांचे की तरफ बढ़ते हैं। स्लाइड 17। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा असम के डिब्रूगढ़ में एक बड़ा उद्घाटन हुआ है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर। हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में 3 अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं यानी इनलैंड वाटरवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन। इसके लाभ बहुत स्पष्ट हैं। सस्ता परिवहन, व्यापार और लॉजिस्टिक्स का विकास। अगर हम इसका विश्लेषण करें तो यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र के परिवहन और व्यापार में सचमुच क्रांति लाएगा। क्योंकि पानी के जहाजों से माल ढोना सड़क से बहुत सस्ता पड़ता है। बिल्कुल, यह बुनियादी ढांचे को बहुत मजबूत करेगा। चलिए स्लाइड 18 देखते हैं। भाषा और प्रशासन का जुड़ाव। जगत प्रकाश नड्डा को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस समिति का उद्देश्य है सरकारी कार्यों में हिंदी भाषा का प्रोत्साहन। रसायन और उर्वरक जैसे तकनीकी मंत्रालय में इसका होना काफी अहम है। हाँ, इसके महत्व को संक्षेप में समझें तो यह सरकारी नीतियों और विज्ञान को आम जनता की भाषा में सुलभ बनाने का एक बेहतरीन प्रयास है। बिल्कुल। अब स्लाइड 19 पर आते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। JK सीमेंट का नया प्रोजेक्ट। बिहार के बक्सर में JK सीमेंट द्वारा एक नई ग्रे सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट शुरू की गई है और इसकी क्षमता बताई गई है 3 MTPA। ये 3 MTPA एक बहुत बड़ा आंकड़ा है।
MTPA मतलब मिलियन टन्स पर एनम, है ना? जी, मिलियन टन प्रतिवर्ष। इसका सीधा मतलब है कि ये क्षेत्रीय रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ावा देगा। जब इतना बड़ा प्लांट लगता है तो आसपास की पूरी इकोनॉमी बदल जाती है। एकदम सही। और अब हम आ पहुंचे हैं अपनी अंतिम स्लाइड यानी स्लाइड 20 पर। यह तकनीक और सुरक्षा का एक बहुत ही आधुनिक संगम है। यूएई के केंद्रीय बैंक का एक ऐतिहासिक कदम। हाँ, यूएई ने AI आधारित दुनिया का पहला सॉवरन फाइनेंशियल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है। दुनिया का पहला? इसके उद्देश्य हैं साइबर सुरक्षा को मजबूत करना और डिजिटल बैंकिंग की सुरक्षा को बढ़ाना। ये सॉवरन फाइनेंशियल क्लाउड क्या होता है? सॉवरन का मतलब है संप्रभु। इसका मतलब है कि देश के वित्तीय क्षेत्र का सारा डेटा यूएई के अपने नियंत्रण वाले क्लाउड पर रहेगा। मतलब डेटा देश से बाहर नहीं जाएगा? नहीं। बिल्कुल। और AI 24 घंटे एक डिजिटल गार्ड की तरह इसकी सुरक्षा करेगा। डिजिटल बैंकिंग की सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में ये एक अंतर्राष्ट्रीय कदम है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। वाकई ये गेम चेंजर हो सकता है। तो अगर हम निष्कर्ष निकालें तो आज की इस चर्चा में हमने देखा कि कैसे स्थानीय प्रशासन से लेकर वैश्विक तकनीक तक की चीजें आपस में जुड़ी हैं। जी, असम का मिशन वसुंधरा हो या यूएई का फाइनेंशियल क्लाउड, सब एक सुरक्षित और उन्नत भविष्य की ओर कदम है। तो दोस्तों, ये थे 04 मार्च 2026 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और स्टेट एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये सेशन उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोजाना एग्जाम फोकस्ड करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल करंट अफेयर्स डीप डाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहिए। धन्यवाद।